लोग फिर अगला टॉपिक लेकर आ गए माय डियर स्टूडेंट, जो है डिप्रिसिएशन। क्या है डिप्रिसिएशन? तो डिप्रिसिएशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो डिप्रिसिएशन मीन्स होता क्या है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कभी भी हमारे फिक्स एसेट्स के वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जितनी वैल्यू डिक्रीज होती है उसी को क्या बोला जाता है, डिप्रिसिएशन। जैसे आपके पास मान लीजिए एक मोटर है, 2015 में उसका कॉस्ट था 50,000 का। अगर 2017 में अगर सेल करते हैं तो क्या 50,000 में बिकेगा? नहीं। कितने में बिकेगा? 40,000। मान लीजिए 40,000, तो आपका 10,000 रुपये क्या हो गया, कम हो गया ना वैल्यू। इसी 10,000 को क्या बोला जाता है, डिप्रिसिएशन। और ये भी चीज़ याद होना चाहिए, हम लिखें डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। कभी भी डिप्रिसिएशन चार्ज होता है तो हमेशा फिक्स एसेट्स पे होता है, करंट एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ मेथड है इसके जो अप्रोप्रिएट मेथड माने जाते हैं। दो मेथड माना जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, तीनों का नाम एक ही है, जिसको क्या बोला जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में कुछ टर्म्स हैं, उसको हम बता देते हैं आपको। वैल्यू एक लास्ट में स्ट्रेट लाइन मेथड में वैल्यू, फिक्स स्ट्रेट लाइन मेथड में वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। इतनी ध्यान होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन मेथड में वैल्यू लास्ट में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। और उसके बाद इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के कंपैरिजन क्या होता है, लो होता है, यानी कम होता है, WDB के मेथड। और दिस मेथड इज नॉट अप्रूव बाय द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप लोग बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इसके मतलब ये हुआ, जो इनकम टैक्स के द्वारा ये मेथड अप्रूव नहीं किया गया है, सही नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर आते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तीनों का मतलब सेम होता है, नेवर जीरो, यानी इसका वैल्यू जीरो आ सकता है, लेकिन WDB मेथड का बैलेंस जीरो नहीं आ सकता है। दिस मेथड इज अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स है। मेथड जो है इनकम टैक्स के द्वारा क्या है, अप्रूव है। उसके बाद आते हैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कंपैरिजन क्या होता है, हाई होता है, यानी SLM स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा इनका क्या होता है, हाई होता है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। और फार्मूला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, फार्मूला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक ही है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू R डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ डिवाइड बाई 12। ये हम लोगों का फार्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ डिवाइड बाई 12। अगर 12 महीने से कम का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तभी मंथ बाई 12 होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड में आते हैं। स्ट्रेट लाइन में दो हैं, रेट गिवन, रेट नॉट गिवन। अगर रेट दिया रहेगा तो दूसरा फार्मूला, अगर रेट नहीं दिया रहेगा तो दूसरा फार्मूला। और यहाँ पर हो जाएगा, अगर रेट दिया है तो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ डिवाइड बाई 12। और इसमें क्या होता है, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ, यूज़फुल लाइफ। यानी इसमें क्या होगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया रहेगा तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट जितने का दिया रहेगा इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू मंथ डिवाइड बाय 12, 12 महीने से कम होगा तो। अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं है SLM में दिया होता, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। स्क्रैप वैल्यू का मतलब एक माना जाता है कि इतने में फ्यूचर में बिक सकता है, डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ, यानी कितने साल तक ये एसेट्स चल सकता है। तो ये हम लोगों का डिप्रिसिएशन है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि ये जो डिप्रिसिएशन आएगा इसको रेट में कन्वर्ट करिए। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ये हम लोगों का फार्मूला लग जाएगा। यानी यहाँ जो डिप्रिसिएशन आया उस डिप्रिसिएशन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिप्रिसिएशन रेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो इसमें और इसमें एक थोड़ा सा और आप लोगों को डिफरेंस बता दें। जो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल की डिप्रिसिएशन क्या होती है, इक्वल होती है, एवरी ईच ईयर डिप्रिसिएशन इक्वल होता है।
और इसमें क्या होता है, एवरी ईच ईयर डिप्रिसिएशन इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है WDV मेथड में। और इसमें जो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, ये अप्रूव नहीं होता है इनकम टैक्स के द्वारा, ये इनकम टैक्स के द्वारा क्या होता है, अप्रूव होता है। और इसके बाद फिर देखिए डिप्रिसिएशन कभी भी लैंड पे नहीं लगता, एक्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन नेवर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं फिर। तो फिर स्टूडेंट, तो हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या आ गया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे, फंडामेंटल पढ़ेंगे। यानी जो हम लोगों का टॉपिक आ गया पार्टनरशिप का आ गया। पार्टनरशिप पे टोटल 4 चैप्टर आप लोगों में था। एक फंडामेंटल जिसे प्रिलिमिनरी कहते हैं यूपी बोर्ड में, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल। क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल। बारी बारी से हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। पहला जो है फंडामेंटल। अब बेटा दिक्कत यहाँ आती है कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप का मतलब मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का मीनिंग होता है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी बाई ऑल और एनी डेम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस को सारे पार्टनर या किसी एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाता है। पार्टनर में हुए प्रॉफिट को आपस में सारे पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, पार्टनर बोला जाता है। और ध्यान से देखिए, कभी भी नया पार्टनर, एक माइनर पार्टनर होता है, एक मेजर पार्टनर होता है। माइनर का मतलब वो हो गया, माइनर पार्टनर होता है, मेजर पार्टनर होता है। अकेले जो कम से कम माइनर जो पार्टनर होता है, माइनर पार्टनर अकेले कभी फर्म नहीं चला सकता है। माइनर पार्टनर जो होता है केवल प्रॉफिट के शेयर में क्या करता है, वो शेयर लेता है, लॉस में नहीं आता है। और मेजर जो पार्टनर होता है वो लोग 18 साल से ज़्यादा होते हैं, माइनर क्या होते हैं, 18 साल से कम होते हैं। तो माइनर कभी भी लॉस में शेयरिंग नहीं करेगा, हमेशा किस में करेगा, प्रॉफिट में शेयर करेगा। और मेजर जो है प्रॉफिट में भी ले सकते हैं और लॉस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में, इसके बाद देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी बाई ऑल आर एनी डेम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसके बाद देखिए एक एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। पार्टनर के बीच में एक लाया जाएगा पेपर, उस पर लिखा जाएगा कि कौन कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं, एक ओरल होता है और एक रिटन होता है। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है। ओरल जो होता है अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है, लेकिन रिटन जो होता है अप्रोप्रिएट माना जाता है। और जो हम लोगों का ये एग्रीमेंट बनता है, यही क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। क्या होता है, यही पार्टनरशिप डीड होता है। पार्टनरशिप डीड में यही लिखा जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर रिटेन ऑन पार्टनरशिप डीड। जो भी हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर का एक पेपर पे लिखते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो ये हम लोगों का स्टूडेंट क्या था, फंडामेंटल। और फंडामेंटल में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से ये भी टॉपिक आप लोग समझेंगे जो हम बताने जा रहे हैं। फंडामेंटल ये जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, जो कभी कभी पूछ देता है इससे क्वेश्चन। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर इन केस ऑफ फिक्स रहेगा, फिक्स के केस में क्या होता है, फिक्स के केस में 2 अकाउंट बनता है। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या होता है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, और दूसरा क्या होता है, पार्टनर करंट अकाउंट होता है। अब इसके बाद इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग अगर कहता है, तो फ्लक्चुएटिंग के केस में एक अकाउंट केवल बनता है जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट नेवर निगेटिव बैलेंस, नेवर निगेटिव बैलेंस कम। यानी पार्टनरशिप जब फिक्स कहेगा तो पार्टनर कैपिटल का कभी निगेटिव बैलेंस नहीं आता है, और इसका निगेटिव बैलेंस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और इसका भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इन केस ऑफ फिक्स कंडीशन में पार्टनर कैपिटल का निगेटिव बैलेंस कभी नहीं आता है, और इन दोनों केस में क्या आ सकता है, एक वो आ सकता है, ठीक है, निगेटिव बैलेंस। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
तो एक चीज़ें हम कुछ बताने जा रहे हैं ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप, जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इन केस ऑफ ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, इन केस ऑफ ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, इन केस ऑफ ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप अगर क्वेश्चन में न दिया हो पार्टनरशिप डेट, तो हम लोग कुछ ऐसे एजम्पशन हैं उस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न दिया हो तो किस रेशियो में बांटते हैं? इक्वल के रेशियो में, पहला याद रखिएगा। दूसरा, सैलरी कमीशन रेमुनरेशन। अगर क्वेश्चन में सैलरी कमीशन रेमुनरेशन नहीं कहता है देने के तो लिए, तो पार्टनर को नहीं देते हैं। तीसरा, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कुछ नहीं कहता है तो हम लोग नहीं चार्ज करते हैं। चौथा, आईओसी, ये आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं कहेगा तो नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी नहीं कहेगा तो नहीं चार्ज करेंगे। और पाँचवा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी देखिए ये पार्टनर लोन जो है फर्म को पार्टनर जो लोन देता है उस पे एक एग्रीमेंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता है तो कितना परसेंट हम लोग मान लेते हैं? 6% मान लेते हैं। अगर ये कौन लोन दिया रहेगा? पार्टनर फर्म को लोन दिया रहेगा, फर्म पार्टनर को लोन नहीं दिया है, उस पर नहीं वो मैंडेटरी होता है इंटरेस्ट चार्ज करना, वो फर्म के ऊपर है, मन करेगा चार्ज करेगा, मन करेगा नहीं चार्ज करेगा। लेकिन अगर पार्टनर जो है फर्म को इंटरेस्ट देगा तो उस पर चार्ज होगा कितना परसेंट? 6%। अगर क्वेश्चन में दिया है उतना परसेंट, अगर कुछ नहीं दिया तो 6%। और हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का अगर डेट न दिया हो, ध्यान से देखिएगा, इस पर 6% पर एनम चलेगा, 6% पर एनम। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। अगर क्वेश्चन में कि किस डेट को ड्राइंग किया है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्राइंग पर? ये ड्राइंग पर कितने मंथ का चार्ज करेंगे? कैपिटल पर नहीं, ड्राइंग पर कितने महीने का चार्ज करेंगे? 6 महीने का। ये चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए, ये हम लोगों का फंडामेंटल था, फंडामेंटल से रिलेटेड यही है, आप लोग इतना देखेंगे। अब इसके बाद इसको नोट डाउन करिए, अगला टॉपिक हम लोग लेकर आ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हेलो स्टूडेंट, तो फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता क्या है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब ये हो गया, जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में इंटर करता है उसी को क्या बोला जाता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसका जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पढ़ने वाले हैं, जैसे एक न्यू पार्टनर क्यों आता है हमारे फर्म में, अगर कैपिटल की रिक्वायर होती है तो नए पार्टनर को क्या करते हैं? एडमिशन दे देते हैं। और या तो कैपिटल की ज़रूरत होती है तो नए पार्टनर को हम लोग क्या दे देते हैं? एडमिशन दे देते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर तभी आ सकता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी पहले से जो पार्टनर हैं अगर वो लोग सहमत है तो नया पार्टनर एक हमारे बिजनेस में आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या पढ़ेंगे? हम लोगों का एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में सबसे पहले हम लोग रेशियो जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? रेशियो। रेशियो कितने तरह का होता है स्टूडेंट? सबसे पहले ये देख लेते हैं रेशियो। रेशियो इसमें पढ़ने वाले हैं ओल्ड रेशियो, और दूसरा न्यू रेशियो, और तीसरा जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और चौथा जो है गेनिंग रेशियो। ये जो है ओल्ड रेशियो का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए A/B/C पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, और C हमारे बिजनेस में आ गया कितने के लिए? 1/4 के लिए। लेट बी मान लीजिए आप लोग न्यू रेशियो हो गया अब 4 A/B/C/D, यानी 3:2:1:4 अजूम करना है। अजूम हम बोल दिए, कर लिए हम, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो पहले से जो पार्टनर का एग्जिस्टिंग रेशियो दिया है उसी को क्या बोला जाता है? ओल्ड रेशियो। और जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं उसे क्या बोला जाता है? न्यू रेशियो।
इसे ओल्ड रेशियो और इसको न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है ये बता देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब ये हो गया स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ए और बी, ए भी पहले से पार्टनर हैं, ए भी पहले से पार्टनर है, एक नया पार्टनर सी आ रहा है, तो अपने शेयर में से ए बी निकाल कर देंगे, किसको देंगे, सी को। तो सी क्या करेगा, उतना शेयर गेन करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। और ए बी अपने पास से दिए हैं तो उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी अपने पास से क्या कर लेते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं, अपने पास से उठा कर देते हैं तो सेक्रीफाइस, और अगला नया पार्टनर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, गेनिंग। तो यहाँ पे हम लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और उसके बाद ओल्ड रेशियो। आगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। और गेनिंग रेशियो का जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ये फार्मूला होता है और गेनिंग रेशियो का फार्मूला ये होता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोग ओल्ड रेशियो निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, ओल्ड रेशियो अगर आप लोग निकालने वाले हैं तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का फार्मूला सेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको लेफ्ट साइड राइट साइड करेंगे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का फार्मूला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन इन दोनों का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अभी हम ओल्ड रेशियो बता दे रहे हैं, ओल्ड रेशियो क्या दिया होता है, अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, 2-3 तरीके का इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो चीज़ें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कभी कभी रीवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान से देख लीजिएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत अच्छा डीप में तो नहीं करेंगे एक्सप्लेन, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, इसमें जो भी एक्सपेंसेस होता है डेबिट साइड दिखाते हैं, जो भी इनकम होता है, जो भी प्रॉफिट होता है हम लोग किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो ये हम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। तो हम लोग अब ये देखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा और 4 क्या दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला आप लोगों के लिए लिखे हैं, जैसे मान लीजिए A/B/C 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 और सी हमारे बिजनेस में 1/6 के लिए आ रहा है। सी हमारे बिजनेस में कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक ABC पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1 है और सी हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो लेट बी 1 करते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, अगर कैलकुलेशन अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का दिया तो हम लोग क्या करेंगे, लेट बी 1 करेंगे। क्या करेंगे, लेट बी 1, ऐसे लेट बी 1 माइनस 1/6 जितने शेयर के लिए आ रहा है इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 5/6 होगा। और कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देंगे AB और C, ABC। तो अब बताओ, ए का जो रिमेनिंग शेयर हो गया, क्या हो गया, रिमेनिंग शेयर 5/6, यानी 5/6 को AB क्या कर लेंगे, 5/6 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, ABC, सॉरी D आ जाएगा ना, D। तो ABCD तीनों क्या कर लेंगे, आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ABC किस रेशियो में, ABC 3:1 के रेशियो में, 3/6 और 2/6 और 1/6। तो यहाँ यही हुआ, 3/6, 2/6 और 1/6 हो गया। अब इसका 15/36 और 10/36 और 5/36 और D जो है कितने शेयर के लिए है, 1/6 के लिए। अब डिनोमिनेटर आप लोग जानते हैं, सारे का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करें, नीचे 6 जितने से नीचे उतना से ऊपर भी मल्टीप्लाई, यानी 6/36, यानी 15:10:5:6 ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। 15:10:5:6 ये हम लोगों का न्यू रेशियो हो गया। तो ऐसे ही क्या निकलेगा, न्यू रेशियो निकलेगा। आप लोगों को न्यू रेशियो बता दिए, न्यू रेशियो कैसे निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कह दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या कह दिया, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह दिया तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं। इसी केस में अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हम लोगों का, इंक थोड़ा ले लें, हमें थोड़ी सी जल्दी में बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं वीडियो जितना ही छोटा होगा ना
उतना ही अच्छा रहेगा, इसीलिए जल्दी में बता रहे हैं। चलिए हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का डियर स्टूडेंट हम क्या फार्मूला बताए थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक चीज़ आप लोगों को ये बता देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो न दिया हो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो जो आप लोगों का ओल्ड रेशियो होता है वही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किसके कंडीशन में ऐसा होता है, लेट बी 1 के केस में अगर ऐसा क्वेश्चन करते हो और न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया और किससे कितना शेयर ले रहा है, अगर ये केस नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप लोगों को दिखाते हैं, अगर जैसे मान लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोगों को लिए कह दिया गया कैलकुलेट करने के लिए, ये तो ओल्ड रेशियो हो गया, ये न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। सेक्रीफाइस हमेशा वही पार्टनर करता है जो ओल्ड पार्टनर होता है, यानी ए बी सी क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। ए का ओल्ड रेशियो देखो कितना है 3/6 और बी का कितना है 2/6 और सी का कितना है 1/6 माइनस न्यू रेशियो। चलो 15 डिवाइड बाई 36 माइनस 10/36 और 5/36। ये 36 कैसे आए, इन चारों को ऐड किए और 6 और 36 का एलसीएम लोगे कितना होगा भाई, ये चेक कर लो। 6 और 36 का 6 से 1 6 36 36 ही होगा, 36 से डिवाइड बाई 6 करोगे तो कितना होगा, 6 होगा, ऊपर मल्टीप्लाई 18 और यहाँ पे क्या करोगे 36 डिवाइड बाई 36 करोगे 1 ऊपर मल्टीप्लाई 15 यानी 3/36। अब इसके बाद देखो इसका एलसीएम 36 लो, 36 डिवाइड बाई 6 करोगे 6 उसको ऊपर मल्टीप्लाई 12 माइनस 10 यानी 2/36। इसका एलसीएम लोगे 36 और 36 डिवाइड बाई 6 करोगे 6 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 यानी 1/36। 3 2 1 देखो यही हम लोगों का क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो आप लोग ये वाला केस समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट वाला 2 केस और है, वो दोनों केस आप लोगों को समझा दे रहे हैं ताकि दोनों में से कोई भी केस आए आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जान लो बेटा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं इतना, चलिए ताकि पढ़ो आप लोग। अब उस पर भी अब ना पढ़ो तुम लोग, तो मेरी गलती नहीं है, वो आप लोगों की गलती है। तो चलिए हाँ, अब ध्यान से देखिए, लिखा है ए बी सी पार्टनर है जिनका 3:1 क्या है रेशियो है, और डी जो है 1/8 के लिए आ रहा है, और उसके बाद डी जो है मिस्टर ए से एक्वायर कर रहा है, एक्वायर फ्रॉम ए और एक्वायर फ्रॉम बी, एक्वायर फ्रॉम ए और एक्वायर फ्रॉम 1/16 फ्रॉम बी एंड सी, सॉरी यहाँ बी लिखा है और यहाँ सी 1/16 और 1/16। तो बच्चे हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन जो है। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, और डी हमारे बिजनेस में आ रहा है 1/8 के लिए, और ए जो है डी जो है बी से एक्वायर कर रहा है 1/6 और सी से एक्वायर कर रहा है 1/16। तो इसके केस में आप लोगों को बता दें लेट बी 1 वाला नहीं अप्लाई होता है, डायरेक्ट जिससे जितना एक्वायर लिख दिया तो और टेकन लिख दिया, तो जिससे जितना कहेगा उतना उससे शेयर से माइनस कर दीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए लिखोगे, बी लिखोगे और सी और डी। चलो ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/6 से कितना एक्वायर इससे कर रहा है, इससे कुछ नहीं तो इससे नहीं माइनस करेंगे, और बी का कितना है 2/6, कितना है 2/6 माइनस ए बी से कितना किया 1/16, और सी का कितना है 1/6 माइनस इससे कितना एक्वायर किया है 1/16, ठीक। और डी कितने शेयर के लिए आया है 1/8 के लिए। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा भाई 16 और 6 का एलसीएम, 16 6 का एलसीएम कितना होगा 16 6 का एलसीएम 4
48 होता है बेटा। कितना होता है? 48। ठीक है, 48 होता है। मेरा कैलसी कहाँ गया? हाँ 48। अब देखो 48 डिवाइड बाई 6 कर दो। क्या कर दो? 48 डिवाइड बाई 6 कर दो। 8 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 8 दूना 16 माइनस 48 डिवाइड बाई 16 कर दो। 48 डिवाइड बाई 16 कर दो, 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 3। अब आ जाएगा 14 13 13 बाई 48, और इसका एलसीएम लो 48 ही होगा। ठीक है, 48 डिवाइड बाई 3 कर दो। 48 डिवाइड बाई 6 करो तो कितना आएगा? 8 ऊपर मल्टीप्लाई 8 होगा, और इसमें कितना आया था? 48 डिवाइड बाई 16 करोगे तो कितना आएगा? 3 ऊपर मल्टीप्लाई 3, यानी 5 बाई 48। और डी इतने शेयर के लिए आया है। ये बताओ 48 और 48 इसका भी जो ज़्यादा डिनोमिनेटर होता है उसी के बराबर लेकर जाते हैं। तो इसका क्या है भाई? 48 इसका भी डिनोमिनेटर होना चाहिए, इसका भी। तो 48 यानी 8 से कैसे मल्टीप्लाई करें कि कितना हो जाए? 48। तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 48 हो जाएगा। तो 48 नीचे, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24 और 8 6 48, यानी A/B/C क्या हो जाएगा? इसका कितना हुआ? 24 और B का कितना हुआ? 13 C का कितना हुआ? 5 और D का कितना हुआ? 6। ये हम लोगों का क्या हो गया? न्यू रेशियो। क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया। अब इसके बाद ये हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिए। आप लोग याद रखिएगा, अगर कहेगा इतने शेयर के लिए आया, इतने 1/2 के लिए और कुछ नहीं आगे कहेगा तो लेट भी 1 करेंगे। अगर ऐसे कह दिया एक्वायर इससे किया तो उससे शेयर डायरेक्ट माइनस कर देंगे। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ कैलकुलेट करने के लिए कह दिया, क्या कह दिया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो ए हो गया और न्यू रेशियो ए हो गया। हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेक्रीफाइस वही करता है जो पुराने पार्टनर होंगे। तो अब इसके बाद एक सरेंडर वाला केस बता दे। केस नंबर 3 हो गया है, और लास्ट केस जो इसमें एक सरेंडर वाला है, जो आप लोगों को सबसे टफ लगता है, वो भी टॉपिक हम इसको बताकर ख़त्म करते हैं। एडमिशन ख़त्म ही कर देते हैं भाई। उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद डिसोल्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? कंपनी पे आ जाएंगे। कंपनी को ख़त्म करने के बाद रेशियो पर आ जाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग चालू करते हैं। ध्यान से देखिए, सरेंडर वाला केस, सरेंडर वाला क्वेश्चन मिल जाओ, जल्दी मिल जाओ, जल्दी मिल जाओ। चलो मिल जाओ भाई, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ। अरे मेरे दोस्त मिल नहीं रहा है, मिल जाओ ना यार, बता दे बच्चों को। मिल गया। चलो, यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर। A/B पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 7:3 है बच्चों। और C हमारे बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, C आ रहा है, कितने के लिए नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। ये जो है सरेंडर किया है, ये जो है सरेंडर, ये जो है सरेंडर किया है 1/7। और B जो सरेंडर किया है
1/7। क्या लिखा है? 1/7। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ध्यान से देख लेना। तो ए का पहले निकालेंगे। तो ए का देखो, यहाँ देखो कभी भी सरेंडर कहेगा ना ऑफिस शेयर लिखेगा, तो ऑफिस शेयर का मतलब यहाँ 7/10 पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ए कितना दिया है? 1/7, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 यानी 7/70, इसको काट सकते हैं, क्या आएगा? 1/10। अब इसके बाद जो 7/10 है उसमें से 1/10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 10, 7 - 1 = 6/10। और ऐसे b का निकालोगे तो b का कितना है? 3/10 इंटू क्या करोगे? कितना? 1/7 दे रहा है। ज़रा देखें क्वेश्चन में 1/7 ही तो दे रहा है। हाँ 1/7 ही दे रहा है। तो चलिए देखें, तो 1/7 दे रहा है तो इसका क्या होगा? 3/70 होगा। अच्छा चलिए, सी जो आया, सी कितने शेयर के लिए आया क्वेश्चन में नहीं दिया, यानी जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आया होता उसी को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते। ए का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 1/10। और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया भाई? बी का मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 3/70। एक देखो एक प्रोसेस इसमें रुका हुआ है, माइनस नहीं किए। 3/10 माइनस 3/70, इन दोनों का एलसीएम लोगे। 10 और 70 का एलसीएम अगर लेते हो तो कितना आएगा हम लोगों का? 70 हो जाएगा। कितना होगा? 70। तो ये कितने बार में जाएगा? 7 × 21 माइनस 3 कितना? 18 19 20 21। हाँ, यानी इसका कितना आ गया? और इसका देखिए एलसीएम लेके इसका देखो, ए से कितना लिया है? ए से लिया 1/10 प्लस, और बी से कितना लिया? मल्टीप्लाई करने के बाद 3/70। अब इसका एलसीएम लेंगे 70, 7 बार में 7 + 3 कितना आ जाएगा? 10/70। अच्छा एक चीज़ें देखते हैं, सारे का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इक्वल। अब यहाँ देखो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखो 70, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70 होना चाहिए, तो 7 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई, तो 70 और 70 और 70 × 6 42, 7 × 6 = 42। तो हम लोगों का न्यू रेशियो हो गया A/B/C। ए का कितना आ जाएगा? ए का जो माइनस करने के बाद का वैल्यू है, क्या है? जो माइनस करने के बाद का वैल्यू ए आया है, ये सिंपलीफाई इसको 42 बी का कितना आया है? फाइनल हम लोगों का 18, और सी का कितना आ गया? 10। ऐसे डिजिट से काटो जो दोनों कट जाए। 2 से कटेगा ना, 2 दूना 4, 2 1 1, और 9 दूना 18 और 5 21 9 5। 21 9 5 क्या हो गया? 21 9 5 मिल जाओ भाई। ओल्ड शेयर है, इट मीन्स। चलिए ये हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी आप लोग ये देखेंगे कि अगर कभी भी सरेंडर करेगा, क्या करेगा? सरेंडर के केस में पहले उसके शेयर में मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है? माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस। थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन को अब बुक से कर लीजिएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला तो आप लगा कर निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर पूछता है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो फिर हम लोग आते हैं, हम लोगों का ये जो है एडमिशन में लगभग सारा टॉपिक कवर हो गया। तो फिर अगले हम लोग, आप लोग डेथ पढ़ लीजिए, डेथ एंड रिटायरमेंट एंड डेथ। तो हम लोग अगला चैप्टर का नाम पढ़ते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी पार्टनर और रिटायरमेंट डेथ हो जाता है तो इसमें क्या? रिटायरमेंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। रिटायरमेंट में बेटा होता क्या है आप लोग ये देखेंगे। रिटायरमेंट में क्या होता है? जब एक पार्टनर क्या होता है, फर्म छोड़ के जा सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है कह दे कि आपके फर्म में हम काम नहीं करेंगे।
और हो सकता है आपसी क्या हो गया हो, मतभेद हो गया हो सकता है उसका ए ड्यू टू एज ओल्ड एज हो सकता है कोई बीमारी हो गया, हो सकता है अनसाउंड माइंड हो गया, हो सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर बिजनेस करना चाहता है, हो सकता है कहा आपके साथ हम नहीं करना चाहते हैं भैया, हम रेस्ट करना चाहते हैं। तो वही क्या हो गया, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, सब कुछ अपना लेकर जाता है, जो भी उसका प्रॉफिट होगा लेकर जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा वो लेकर जाएगा, अपना कैपिटल लेकर जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में लेकर जाएगा, सब कुछ उसका शेयर जो भी होगा क्या करेगा, फर्म छोड़कर जाएगा। तो इससे मेनली क्वेश्चन बहुत कम अराइज होते हैं। जो क्वेश्चन इसमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी आ जाता है, जैसे गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा, जैसे ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दे देता है। गेनिंग रेशियो का फार्मूला हम क्या बताए हैं, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये कह दिया ये कह दिया, मान लीजिए A/B/C पार्टनर हैं, A/B/C पार्टनर हैं, इनका रेशियो 1:1 है, तो 1:1:2 है। C क्या हो गया, रिटायर हो गया, C क्या हो गया, रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा, C रिटायर हो गया तो जब A/B बचेंगे तो 1:1 बचेंगे, ये हम लोगों का न्यू रेशियो। अगर मान लीजिए दूसरे केस में कह दिया A/B/C 3 पार्टनर हैं, अगर B रिटायर हो गया तो A/C बचेगा, क्या रेशियो बचेगा, 1:2। यानी अगर जब तक ये कहेगा नहीं इसका शेयर ये इतना ले लिया तब तक कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मली उसको हटाकर हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देंगे। और गेनिंग रेशियो अगर कहता है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे, हम लोगों का क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। जैसे कि हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बताने वाले हैं, मान लीजिए A/B/C क्या है, पार्टनर है जिनका 3:1 क्या है, रेशियो है, और B क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। B रिटायर हो रहा है, कितने शेयर के लिए B है, 1/5, और B का शेयर हाफ शेयर टेक कर रहा है, हाफ शेयर टेकन बाई A, हाफ शेयर टेकन बाई B। तो अच्छा ये बताओ हाफ का मतलब क्या हो गया, इसका 1/5 है, 1/5 इंटू 1/2 कर दो तो कितना होगा, 1/10। इसका भी क्या है, 1/5 इंटू 1/2 कर दो। 1/2 क्यों किए, क्योंकि रिमेनिंग 2 पार्टनर बच रहे हैं, ठीक है। कौन कौन बच रहा है, A और C, और हाफ ले रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, 1/10। अब देखो न्यू रेशियो निकलेगा कैसे, अब न्यू रेशियो किसका किसका निकालेंगे, जब B रिटायर हो गया तो A और B बचा, A और B। ये B का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, A का पुराना क्या है 3/5 और B रिटायर हो रहा है ना, तो यहाँ C लिखोगे, C का कितना है 1/5। तो ये बताओ A कितना टेक ओवर कर रहा है, 1/10, LCM ले लेंगे, कितना होगा 10 और 2 से यानी 6 + 1 7/10, और इसमें कितना ऐड करेंगे 1/10, कितना आ जाएगा एल से, इसका LCM 10/5 करेंगे 2, ऊपर मल्टीप्लाई 2 + 1 ये 3/10। ये हम लोगों का क्या हो गया, न्यू रेशियो A/C का न्यू रेशियो 7:3। इस तरह का अगर कह देता है तो आप लोग कर लीजिएगा, जब हाफ कहेगा तो हाफ उसमें मल्टीप्लाई करके उसके शेयर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर इसी मान लीजिए कह दिया गेनिंग रेशियो निकालने के, गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो यहाँ A लिख दो और B लिख दो। ए का ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है 7/10 है, और B का कितना है 3/10। अब माइनस करेंगे A का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 और 1/5। इसका LCM लेंगे कितना होगा 10 होगा, तो कितने बार में जाएगा, हो जाएगा 7 - 6 1/10, और इसका LCM लेंगे 10 यानी कितना हो 3 - 1 3 - 2 = 1/10, यानी 1:1 हो गया हम लोगों का गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो ऐसे ही निकलेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हो गया हम लोगों का गेनिंग रेशियो। और इसमें कुछ टॉपिक तो नहीं बच रहा है, बस इसमें ऐसा ही क्वेश्चन अराइज होता है, कैसे गेनिंग रेशियो निकालते हैं, कैसे न्यू रेशियो निकालते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और इसमें बता दें, जो भी अमाउंट क्या होता है ड्यू होता है, जो पार्टनर क्या होता है रिटायर होता है,
जो पार्टनर रिटायर होता है उसका जो भी अमाउंट ड्यू होता है, हो सकते हैं कैश तुरंत पेमेंट कर दें, और हो सकता है कैश न पेमेंट करके किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कभी कभी जर्नल एंट्री पूछ लेता है, अगर जो रिटायर पार्टनर होता है तो उसकी जर्नल एंट्री उसको कैश में पेड करते हैं, तो एंट्री क्या बनेगा, वहाँ पे लिख देगा रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिटेड टू, उसके साथ क्या होगा, यानी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ये पेड वाली हो जाएगा, ठीक है। अगर पेड नहीं करोगे तो कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, रिटायरिंग पार्टनर उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो यही हम लोगों का डेथ का था। अब इसके बाद हम लोग डेथ था, हम लोग सॉरी ये रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे। डेथ जो है वो भी बहुत ही आसान है, आप लोगों को इसी में हम टॉपिक कवर करते हैं, क्योंकि छोटा टॉपिक है, डेथ बहुत बड़ा नहीं है। देखिए डेथ में क्या होता है, जो पार्टनर रिटायर होता है, डेथ का बैलेंस, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है, बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यानी जो पार्टनर रिटायर हो जाता है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, यानी जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसका बैलेंस जो पार्टनर डेथ हो जाता है उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, जिसे बोला जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोला जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। तो डेथ में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आप लोग केवल यही देखेंगे कि डेथ में रिटायर हो जाएगा तो उसका कहाँ ट्रांसफ़र होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होता है, डेथ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ एग्जीक्यूटर अकाउंट। यही हम लोगों का एंट्री होगा इसमें, ठीक है। तो डेथ बड़ा नहीं था, क्योंकि हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। डेथ का केवल इतना याद रखिए, उसका किस में ट्रांसफ़र होगा, एग्जीक्यूटर में, और सब पार्टनर जो भी उसका शेयर होता है सब उसके पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। और हाँ, कभी भी पेड करते हैं, क्या करते हैं, उसको कभी भी कैश पेड करते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पेड करते हैं, पेड करते हैं तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेड करते हैं। कभी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसको कैश नहीं पेड करते हैं, हमेशा किस में पेड करते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेड करते हैं। तो यहाँ पर आता है लास्ट टॉपिक हम लोगों का, डिसोल्यूशन। लास्ट टॉपिक क्या आता है, डिसोल्यूशन आता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये हो गया पूरे फर्म बिकेगा और ऐसे पूरे फर्म को बेचा जाएगा और लायबिलिटी को पूरा पेमेंट किया जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब ये हो गया उनका एग्रीमेंट केवल टूटेगा और उसके बाद पार्टनरशिप फिर चालू हो जाता है, नए पार्टनर को जोड़ के नया एग्रीमेंट बनाकर चालू हो जाता है। और जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाता है तो हम लोगों का बिजनेस चालू नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किस नेचर का नॉमिनल होता है, अकाउंट होता है नॉमिनल का, ठीक है। और सारे एसेट्स को बेचा जाता है, एसेट्स को सेल किया जाता है और लायबिलिटी को क्या किया जाता है, पेड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें अकाउंट क्या क्या ओपन होता है। पहला जो हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हो गया पार्टनर लोन अकाउंट। इफ़ गिवन
और उसके बाद हो गया बैंक अकाउंट, बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट नेचर ऑफ फीस का क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, जितने एसेट्स होते हैं डेबिट साइड, जितने लायबिलिटी होते हैं क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले लेता है तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं, बाय पार्टनर कैपिटल। अगर उसको बेच देते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक लिखते हैं। और डेबिट साइड एसेट्स को लिखते हैं, अगर लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं बैंक में। अगर कोई पार्टनर लेता है तो टू पार्टनर कैपिटल लिखते हैं। तो और क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया डेबिट साइड टू प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ गया क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट आएगा, बाय लॉस आ जाएगा। तो ये हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी को पेमेंट करने में, एसेट्स को बेचने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसके बेसिस पे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, लो प्रॉफिट या तो लॉस। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमें ये पता चल जाता है कौन पार्टनर किस पार्टनर को कितना पेमेंट करना है और कौन पार्टनर कितना हमारे बिजनेस में लेकर आएगा। अगर पार्टनर का लोन दिया है, ध्यान देना, पार्टनर का लोन दिया है तब लोन अकाउंट बनेगा, किसी थर्ड पार्टीज का नहीं होना चाहिए। पार्टनर का लोन देगा तो लोन अकाउंट बनेगा। बैंक अकाउंट में क्या होता है, लास्ट में बैंक अकाउंट का दोनों साइड का इक्वल होता है, दोनों साइड का इक्वल अगर बैलेंस आ गया तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो ध्यान देना, पार्टनर का लोन कभी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र होता है, ये चीज़ें ध्यान देना। ए पार्टनर लोन ना ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके वाइफ का लोन ट्रांसफ़र होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या बोले हैं, पार्टनर का लोन नहीं ट्रांसफ़र होता और सबका लोन ट्रांसफ़र होगा, यहाँ तक उसके वाइफ का लोन ट्रांसफ़र होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन पार्टनर का लोन नहीं ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे हम तब तक आप लोग ये देखिए और उसके बाद हम लोग चालू करते हैं कंपनी, अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट हम लोग कंपनी शेयर चालू करते हैं। कंपनी शेयर का मतलब ये हो गया, कंपनी सबसे पहले जान लेते हैं होते क्या। कंपनी एक क्या होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील होता है, सार्वमुद्रा होता है। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, जो पर्सन नहीं होता है, क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब इसमें ये जानते हैं आप लोग, याद रखिए इंडियन कंपनी एक्ट क्या है 2013 का। पहले क्या था, ओल्ड इंडियन कंपनी एक्ट क्या था 1956, लेकिन अभी क्या हो गया इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ये चीज़ें याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ शेयर, अथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। अब इसके बाद देखो, ऑथराइज कैपिटल जिसे मैक्सिमम कैपिटल कह सकते हो, जो कंपनी रजिस्टर्ड कराती है जिस कैपिटल से, उसी को ऑथराइज कैपिटल। उसी में से जो कैपिटल इशू करती है पब्लिक को, उसी को क्या बोला जाता है, इशू कैपिटल। सब्सक्राइब जो पब्लिक उसको परचेस कर लेती हो पब्लिक, क्या बोला, सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप यानी जो कंपनी कॉल्ड करती है पैसा, उसे कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप जो पब्लिक क्या करती है, अमाउंट पेड करती हो, उसे पेड अप कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल का मतलब ये हो गया, जो कंपनी को ज़रूरत पड़ने पे पब्लिक से पैसा मांगेगा, उसे क्या बोला जाएगा, रिजर्व कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट होती है और इनका सबसे पहले इन्हीं की लायबिलिटी पेमेंट होता है, उसके बाद इक्विटी का पेमेंट होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, और इक्विटी शेयर का नहीं होता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के एक क्रेडिटर माने जाते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर माने जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी में वोटिंग करने की राइट नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होती है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कई तरह के होते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये हो गया, अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है तो जितना डिविडेंड फिक्स है उतना तो लेगा, अगर कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उसमें से भी कुछ शेयर कर लेता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब जितना शेयर होल्डर का प्रॉफिट हुआ केवल उतना ही पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस साल का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में मिल जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव जिस ईयर जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही मिलेगा। और उसके बाद रेडीमेबल क्या होता है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होता है कब रेडीम किया जाएगा वो लिखा रहेगा, और नॉन रेडीमेबल में क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, वो जो प्रोस्पेक्टस रहेगा कि कब रेडीम किया जाएगा, कंपनी जब लिक्विडेशन होती है तब रेडीम होता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, और जिसे नहीं कन्वर्ट कर सकते उसे क्या बोला जाता है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होना चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 200। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिट और मिनिमम क्या होता है, 7 होना चाहिए। कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए प्राइवेट में, और पब्लिक में कितना होना चाहिए, 7 डायरेक्टर। और जो प्राइवेट कंपनी होता है, कंपनी के नाम के बाद कंपलसरी होता है प्राइवेट लिमिटेड लगाना, और पब्लिक जो कंपनी होता है नाम के बाद क्या लगाना, लास्ट में एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी लिमिटेड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दोस्त आप लोगों को बता दें, कभी भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर जो होता है डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं।
प्रेफरेंस शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं, डिस्काउंट पर इशू करने का रिस्ट्रिक्शन है, तो ये हम आप लोगों को बता दिए। स्वेट इक्विटी शेयर हम लोग डिस्काउंट पे कर सकते हैं, लेकिन और अदर शेयर जनरल शेयर जो होता है उसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्या था, कंपनी था, शेयर था। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्या बताते हैं, डिवेंचर। तो फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिवेंचर। इस यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर मीन्स क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट उसे क्या बोला जाता है, डिवेंचर बोला जाता है। डिवेंचर जो एक पेपर होता है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, या तो बैंक से लोन लेता है, या तो शेयर इशू करता है, या तो पब्लिक को क्या दे देता है, एक पेपर देता है, उसके बदले में पैसा ले लेता है। कंपनी का उस पर क्या होता है, कॉमन सील होता है, मुहर होता है और डायरेक्टर का सिग्नेचर होता है, उसी को क्या बोला जाता है, डिवेंचर बोला जाता है। अब डिवेंचर होते हैं कई तरह के होते हैं, ठीक है। डिवेंचर टाइप्स इसमें तो नहीं पूछता, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, डिवेंचर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर का क्या होता है, फिक्स होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। और शेयर जो है, शेयर पे हम लोगों का जो भी मिलता था प्रॉफिट उसे डिविडेंड बोलते थे, और डिवेंचर पे जो हमें मिलता है प्रॉफिट उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। और शेयर फॉर फीचर, थोड़ा सा शेयर में हम वो छूट गया था। शेयर में जो शेयर फॉर फीचर होता है, बैलेंस शेयर फॉर फीचर का बच जाता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, शेयर फॉर फीचर का बैलेंस जो बचता है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। प्रीमियम को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। यानी प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट को हमेशा किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ये चीज़ें देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो अब इसके बताते हैं डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता क्या है, डिवेंचर अपना कंपनी वापस लेती है, उसके बदले में उनको पैसा वापस देती है। तो इसके मेथड, वो सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से डिवेंचर क्या कर सकता है, रिडीम कर सकता है। फ्रेश शेयर इशू करके, ठीक है, फ्रेश नया शेयर इशू कर दिया, उसके बाद उनका पैसा क्या कर दिया, वापस कर दिया। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल आप लोग जानते हैं, कभी भी आउट ऑफ कैपिटल होल अमाउंट हम लोग नहीं 100% रिडेम्पशन नहीं कर सकते हैं। 25% मिनिमम कहाँ से लेना रहता है, हमें प्रॉफिट से लेना ज़रूरी होता है। और कैपिटल से 75% तक केवल मिनिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल से 75%, और प्रॉफिट से कितना 25% हमें करना ही रहता है। आउट ऑफ प्रॉफिट से हम लोग क्या कर सकते हैं, 100% हम लोग रिडेम्पशन कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। और कहाँ के किस किस मेथड से हम लोग रिडेम्पशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 100% या तो हमने बात किया किसका, 25% ये DRR में ट्रांसफ़र होता है, कहाँ, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। और लास्ट में कैपिटल रिजर्व कहाँ, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो होता है कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है। और उसके बाद मेथड इसके क्या है, लमसम पेमेंट मेथड का मतलब 5 साल 10 साल पर एक ही बार पैसा क्या कर देता है, वापस कर देता है, लमसम पेमेंट मेथड कहा जाता है। इंस्टॉलमेंट मेथड में का मतलब ये हो गया है कि इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है, उस इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर क्या किया जाता है, रिडेम्पशन किया जाता है। और जो ओन डिवेंचर पब्लिक को एक ऑप्शन देता है कि भाई टाइम से पहले रिडेम्पशन 10 साल पे करना है तो 5 ही साल पे हमें डिवेंचर क्या कर सकते हो, अपना बेच सकते हो, तो मैक्सिमम में डिस्काउंट पर ही बिकता है। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर को तुम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो या तो नए डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन बोला जाएगा, उसे भी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बोला जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम आप लोगों के साथ काम कर दिए। तो आप लोग का लास्ट स्टेप चल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी कुछ और नई चीज़ें जो हैं कुछ आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। लास्ट यही हम लोगों का समय एकदम चल रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस हुआ। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, दोस्तों के पास से ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अगर कोई जैसे टॉपिक छूट गया हो, एक्सप्लेन ना किए हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। और अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ज़्यादा हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगला थोड़ी सी आप लोगों को इक्वेशन हम बताते हैं। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब टू साइड एक बैलेंस शीट होता है, टी फॉर्म में दोनों साइड का क्या होता है, इक्वल होता है। उसी के बेसिस पे इक्वेशन जैसे बनाया गया है, कैपिटल
प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ये हम लोगों का क्या है, ट्रू है, ये हम लोगों का सही आंसर है। अगर कैपिटल निकालना है हम लोगों को, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस, आप लोग जानते हैं अगर इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा लाइबिलिटी। ये भी क्या है, ट्रू है इक्वेशन। और लाइबिलिटी अगर निकालना है आप लोगों को तो कैपिटल को उधर लेकर जाइए तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। तो आप लोगों को ये भी ट्रू है, ये बहुत ही आसान है, आप लोगों को बता दें। पहला याद रखिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। अगर मान लो कैपिटल लेकर जाना है तो उधर लाइबिलिटी लेकर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर क्या निकालना है, लाइबिलिटी निकालना है तो कैपिटल उधर लेकर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ये तीनों इक्वेशन सही है, ये तीनों रट लीजिएगा। इसके बाद जो भी इक्वेशन देता है वो गलत देता है, बहुत कई बार एग्जामिनेशन में दे चुका है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखिएगा। इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ डेबिटेड और क्रेडिटेड के बारे में हम आप लोगों को बता दें। हाँ, सबसे बड़ा वीडियो। चलो देखो, आप लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, ये देखो इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअक्रूड इनकम अकाउंट। तो आप लोग इस जर्नल एंट्री को देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है, जैसे आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंसेस डेबिट हो तो क्रेडिटेड टू, यानी क्रेडिट क्या होगा उसके साथ। अगर कभी मान लीजिए सैलरी पे कर दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लीजिए कर दिया कैश क्रेडिटेड, डेबिटेड क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए लिख दिया सैलरी ड्यू टू क्लर्क, उसका एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। कितने बच्चे सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क लिखते हैं, वो गलत है, ठीक है। तो ये सब आप लोग थोड़ी जर्नल एंट्री पर आप लोग काम कर लीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट आप लोग देख लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक डिस्काउंट जो है दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, फिक्स होता है। कैश डिस्काउंट का फिक्स नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग देते हैं इंक्रीज इन सेल करने के लिए, वो मैन्युफैक्चरर से दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, इमीडिएट कैश रिसीव करने के लिए दिया जाता है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया आज का वीडियो। ये पूरे DDU यूनिवर्सिटी का जो भी था हम लोगों का अकाउंट का सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप लोग इस वीडियो को देख लें, अलग कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा बहुत इसी डीप को जाकर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डीप देखने की ज़रूरत नहीं, आसान है। अगर इतना आप लोग देख लेते हैं तो पक्का 100% आप लोगों का अकाउंट का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस पर किए हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर दोस्तों के पास ज़रूर करना, ठीक है। ओके, बाय। और हाँ, एक चीज़, अगर इसके बाद हम लोगों का जो BCom का क्लासेस चालू होता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8808573025। आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं।